कल हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी ना, एनर्जी सेक्टर पढ़ रहे थे, उसमें से हम लोग पढ़े थे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल इनके देखे थे, कुछ एग्जाम्पल उनके। उसमें एक टर्म आया था रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी था ना। रिन्यूएबल एनर्जी में इंडियन गवर्नमेंट ने अभी टारगेट रखा था 175 गीगावाट हम प्रोडक्शन करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। 2022 तक का टारगेट था। अभी हमारी समझ से 2030 तक का टारगेट रख दिया गया 450 गीगावाट। ये डाटा एक बार चेक कर लेना, 2030 तक का टारगेट। एक्चुअली में इंडिया कई इंटरनेशनल संस्थानों में क्या है, पार्टिसिपेंट है, तो उसको क्लीन एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। इसलिए इंडिया क्या कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है। दूसरा, हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की कमी है, वो क्या है, वो नष्ट हो जाने वाला है एक टाइम बाद। और हम किस पे फोकस करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या डेफिनेशन है, सतत विकास। वो तो हिंदी है, मतलब सतत मतलब धीरे-धीरे अपने आप बढ़ाना। आप अपने साथ साथ अपने फ्यूचर जनरेशन के भी हितों का ध्यान रखेंगे। सतत विकास तो ठीक है, सतत मतलब सतत कंटिन्यूअस करते चले जाएंगे आप, ठीक है, मतलब वही निकलना। लेकिन आपको क्या बताना, आप जो चीज़ें यूज करिए, जैसे आप 2 भाई 3 भाई ने एग्जाम्पल दिया था ना, आपसे छोटा भाई है, उसके भी ख्यालों को आपको क्या करना है, जुडिशियस वे में कोई रिसोर्स आपको मिले उसका डिस्ट्रीब्यूट करना है। इतना एक्सप्लॉइट मत कर लो कि ओवर दोहन कर लो अपनी लग्जरियस चीज़ों में, इतना यूटिलाइज कर लो कि वो आगे आने वाली जनरेशन की बेसिक नीड के लायक भी ना बचे। वर्तमान संसाधन को देखते हुए, हाँ, भविष्य के भी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संसाधन को यूज किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक। तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी पे इसीलिए फोकस किया जा रहा है। अब रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट था, इसमें क्या क्या आ रहे हैं आपके, एक तो आपका आ रहा है सोलर एनर्जी, क्या चीज 2020 तक, 2022 तक है 175 गीगावाट, ये 2030। हाँ, ये सोलर एनर्जी हो गया। उसके बाद हो गया विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, और एक है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक, 175 गीगावाट में सबके टर्म बांटे हुए हैं ना। 100 गीगावाट हमारे साथ से सोलर से है, सोलर में ग्रिड वाला है 60 गीगावाट, और रूफ टॉप से हमारे साथ से 40 का, ऐसे कुछ है। सोलर से 100 गीगावाट है, विंड से 60 गीगावाट है, 10 है हमारी समझ से जियोथर्मल से, कुछ 5 या 6 इससे है, क्या नाम, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट से। तो 175 को वैसे बांटा गया था। कितना टारगेट है अभी हमारे पास सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के पार्टिसिपेंट कितना है टोटल पावर प्रोडक्शन में, लगभग 24% ना। जैसे आपको दिया था मैंने डाटा, वो आप एक पाई चार्ट के माध्यम से भी ड्रॉ कर सकते हैं ना। कुछ कितना 61 पॉइंट समथिंग % था कोल का, कुछ % रिन्यूएबल का, कुछ % हाइड्रो, कुछ अदर्स हो जाएंगे। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो ना। ये सब एग्जाम्पल, ऐसे सब एग्जाम में आपको रिप्रेजेंट करना होगा। देन यू फेच द गुड मार्क्स देन अदर पर्सन। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें बाद में बहुत काम आती हैं।
ठीक है, ये हो गया। अब एनर्जी सेक्टर में एक आ रहा है आजकल क्या चल रहा है बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्लीन इलेक्ट्रिक बसें वगैरह चल रही ना। एनर्जी में तो क्रूड ऑयल भी आता है ना आपका, ऑयल सप्लाई, इसमें ONGC वगैरह कंपनी जो हैं, इंडियन ऑयल ये सब, और LPG भी आता है, LPG गैस की बात कर रहे हैं, ये होम कुकिंग के लिए एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। अब इसके प्रॉस कॉन्स तो आपको LPG के लगभग पता ही होंगे यार, क्या फ़ायदा नुकसान है। एक तो इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, दूसरा क्लीन एनर्जी घर को प्रोवाइड करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड SO2 ये सब प्रोड्यूस होता है लकड़ी जलाने से, उन सब से बचाव होता है, और वनों का दोहन नहीं होता, लकड़ियाँ काटी जाती हैं, ये सब चीज़ें, और इजी मतलब यूज़र फ्रेंडली रहता है, ये सब चीज़ें हैं इसकी क्लीन एनर्जी। और कई तरह की बीमारियां जो फैलती हैं उनसे वो नहीं होती हैं। तो इसी तरह LPG के अपने अपने प्रॉज कॉन्स आप सोचिए और लिखिए। ONGC एनर्जी सेक्टर। अब आते हैं कई एक्चुअली में डीजल इंजन, कल जो आप लोग पढ़ रहे थे क्लीन एनर्जी के सोर्स में, इलेक्ट्रिक बसें आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब इसी में आता है क्लीन एनर्जी में ही, मतलब क्लीन एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करने के। क्लीन एनर्जी सोर्स कौन कौन से हो गए, आइडिया लग गया? विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इवन न्यूक्लियर पावर भी इसी में आता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर में थोड़ा बहुत वेस्टेज निकलते हैं जो नुकसानदायक होते हैं। ज़्यादातर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सब पे फोकस किया जाता है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक, अब आते हैं इसमें एक आता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल इससे रिलेटेड क्यों है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब इससे पहले व्हीकल में क्या लग रहा था? ईंधन लग रहे थे, क्रूड ऑयल से, मैं क्रूड ऑयल मंगाना पड़ रहा था, मैं बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था, और वो पॉल्यूशन भी पैदा करता है। गाड़ियों से कौन कौन सा पॉल्यूशन निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब निकलते हैं ना। कई गैसें निकलती हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं उसमें, और कई एसिड रेन्स के लिए भी जिम्मेदार होती है ना। ये तो पढ़े होंगे आप लोग, ग्रेजुएशन में भी रहा होगा और स्कूल की एजुकेशन में भी रहा होगा। अभी यहाँ पे भी इन्वायरमेंट जब पढ़ाया जाएगा, जो पढ़ाएगा उसमें भी आप पढ़ोगे। ठीक, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो ईंधन यूज कर रहे थे, कौन सा था वो? पेट्रोल, डीजल, ये सब। अब इसको अगर क्लीन एनर्जी चाहिए तो इसको हम इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई, फेम 1। फेम 1 फिर फेम 2। फेम 1 में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा यूज करने पे जोर दिया, और दूसरे में इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। दूसरे में ज़्यादा फोकस किस पे है? चार्जिंग स्टेशन और इन सब पे। यस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेन फोकस किया गया, और इसमें पब्लिक वाहनों के यूज पे मेन फोकस किया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए। जैसे दिल्ली में देखोगे इलेक्ट्रिक बसें बहुत चल रही हैं, लखनऊ में कई चल रही हैं, मुंबई में चल रही हैं, बरेली में चल रही हैं, जहाँ भी चल रहा है। ठीक है, सिटी बसेस चल रही है ना। और अभी देखोगे मेट्रो रेल किस पे चल रही है? सारी मेट्रो सभी इलेक्ट्रिकल पे ना, इलेक्ट्रिक पे। और आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रेलवे सिस्टम किस पे शिफ्ट किया जा रहा है? पूरा इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक, तो ये क्लीन एनर्जी सोर्स हो जाएंगे ना। अब इसमें बहुत सी चीजें देखोगे, घरों पे रूफ टॉप ग्रीन बिल्डिंगों की रेटिंग ये सब दी जाती है कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। कुसुम योजना चलाई जा रही है कि पंपों में बिजली का यूज ज़्यादातर क्लीन एनर्जी सोर्स हो, उसका भी ये किया जा रहा है ना, ये तो पता है ना। रूफ टॉप सोलर एनर्जी पावर प्लांट, या पावर प्लांट ग्रिड कनेक्टेड हो रहे हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है,
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर वो होते हो कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से महाराष्ट्र निकलते सरकार हैं। का, गुजरात सरकार, गुजरात सरकार में, पूरा भारत सरकार। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ठीक, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर लिख लीजिएगा, कहीं एग्जाम पूछ लिया तो आप लोगों को पता ना रहे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर मतलब जो एनर्जी रिन्यूएबल से निकल के आ रही है और वो ग्रिड कनेक्टेड की जा रही है, मतलब सोलर और इन सबसे, ठीक है। अब इसमें फेम, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की समस्याएं देखो, कई इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने पे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या फायदे हैं इससे। एक तो इसका कॉस्ट की बड़ी, कॉस्ट एनालिसिस बेनिफिट जो होता है इसका महंगा पड़ता है, स्टार्टिंग में महंगा पड़ता है ना, देखना। मेंटेनेंस कॉस्ट तो कम है इसकी, पॉल्यूशन कम करेगा, पेट्रोल डीजल या ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, बट इसका थोड़ा कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा था, बट उस पर गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया, गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दिया तो उसकी कॉस्ट थोड़ा कम हो गई। अब इसमें एक समस्या इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी चार्जिंग स्टेशन की है कि हर जगह चार्जिंग स्टेशन नहीं अवेलेबल है। दूसरा चार्जिंग टाइमिंग का है, उसको रिड्यूस किया जा रहा है, ठीक, और ड्यूरेशन का है, कितना ड्यूरेशन तक चलेगा वो गाड़ी। ये सब समस्याएं हैं कुछ, तो उसको एक्चुअली में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके रिड्यूस की जा रही है। कई टेक्नोलॉजियाँ आ चुकी हैं, काफ़ी दिन तक, काफ़ी कम टाइम में चार्ज होकर काफ़ी दिन तक चल जाती हैं। हर जगह गवर्नमेंट क्या कर रही है, चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, जैसे पेट्रोल पंप खुल रहे हैं वैसे ही चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। वो फेम टू स्कीम इसी पर्पज से लाई गई है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बढ़ावा दिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ का, और पर्सनल व्हीकल में। इसी में एक आया था, उसके पहले एक सीएनजी वाला, आप लोग जानते ही होंगे, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस वाला सिस्टम, वैसे चलती थी ना, अभी भी चलती, गाड़ियाँ भी चलती हैं। इसमें भी पॉल्यूशन कम होता था, सस्ता पड़ता था, लेकिन अब इससे बेटर आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले पे शिफ्ट कर गए, ठीक। अब इसमें फ़ायदे नुकसान तो आप लोग लिख लेंगे। फ़ायदे नुकसान में भी ये लिखेंगे, जब बैटरी एक्चुअली में डिस्पोज ऑफ होती है, उसको डिग्रेड करने के लिए क्या एक तरह से प्लास्टिक पोल्यूशन जनरेट होता है ना, अब उन सबको डिग्रेड करने के लिए या रीयूज़ करने के लिए प्रोविज़न होना चाहिए, तो वो सब प्रोविज़न भी हैं कई, ठीक है। इस सब में गवर्नमेंट की कई पॉलिसियाँ, आप कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्या लिखेंगे, प्रॉस जानेंगे, कॉन्स जानेंगे, मतलब प्रॉस मतलब हो गया बेनिफिट, तारों का जाल बना के इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम बढ़िया कर सकते हैं। चलती है बस, यहाँ पे आपके यहाँ नहीं है, लेकिन यूरोप में चलती है, अपने इंडिया में अभी नहीं आई है। एक्चुअली में था बेंगलोर में, हमारी संस्था से प्रोविज़न था, पता नहीं आई कि नहीं, अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन तारों का जो जाल बना के कह रहे हैं, नोचिंग के फॉर्म में, जैसे ट्रेन में लगी रहती नोचिंग, वैसी बसेज यूरोप में बहुत पहले से चल रही हैं, आज से नहीं। उसमें सड़क के किनारे जैसे आपकी बसेज चलती हैं ना, कभी ट्रॉम रेलवे देखे, कोलकाता कौन कौन गया? हाँ, वहाँ की एक बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन है ट्रॉम रेलवे, हाँ, रोड पे ही चलती है, और ऐसे ही रोड पे चलती हुई कई तरह की आपको बसेस यूरोप में भी मिल जाती हैं। जैसे रसिया आप जाइए या यहाँ पे, तो वहाँ पे एक्चुअली में पता चलेगा, सिग्नल हुआ, ट्रेन भी रुकी पड़ी है। और बसेस भी एक्चुअली में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती हैं, जैसे ये नोचिंग लगी होती है वायर, बसेस भी ऐसे ही सड़क पे पूरा अपना घूमती हैं, उनका एक रास्ता होता है। बसेस भी इलेक्ट्रिक से डायरेक्ट चार्ज होकर चलती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में भी आ सकता है, वो आएगा धीरे धीरे, चीज़ें सिस्टमाइज की जाती हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्चुअली में आ गया, बैटरी वाला सिस्टम तो ज़्यादातर उसी पे बेस है। इवन सोलर एनर्जी बेस्ड एयरप्लेन भी उड़ाया गया था अभी रिसेंटली, प्लेन, पता है कि नहीं, गूगल करो, सोलर एनर्जी बेस्ड एयरप्लेन,
देखिए इसमें एग्ज़ाम में देखने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है, एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्कीमें कब से लागू की गई, फेम 1 फेम 2 में क्या क्या प्रोविज़न है, ठीक है। ये प्रोविज़न नोट्स में दिए हैं, कुछ नहीं करना, रीड आउट करना है एक बार। ज़्यादातर प्रोविज़न आपको मेन प्रोविज़न बता दिए। फेम 2 का मेन प्रोविज़न क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फेम 1 में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के यूज़ को बढ़ावा देना और पब्लिक सर्विसेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करना ना। इसका देखो मेन टारगेट क्या है, कई जगह कई रिपोर्टें आई, नीति आयोग भी कहता है अगर इसका हम बढ़ावा दे दिए तो हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बहुत ड्रास्टिकली बहुत कम हो जाएगा। क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी हमारी काफ़ी कम हो जाएगी, कुछ 30% कह रहे थे 2030 तक अगर हम डाउन कर ले जाएंगे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट अराउंड। ये सब डाटा होते हैं, डाटा एक्चुअली में दिए होंगे आपको उसमें तो। और इसमें दूसरा आपको उसके बाद आपको इसके फ़ायदे और नुकसान देखने होंगे। फ़ायदा क्या क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करने से, और गवर्नमेंट इसके रिलेटेड कौन कौन सी स्कीमें लाई हैं। फेम 1 फेम 2 मेनली है क्लीन एनर्जी का है, इसमें देखेंगे कार्बन, ग्रीन हाउस गैस, इन्वायरमेंट को पूरा रिलेट कर लीजिए फ़ायदे में, ठीक है। ये सब रिलेट कर सकते हैं आप। देखिए इकोनॉमी में जितना ज़्यादा आप डायमेंशंस ओपन करेंगे उतना आसान होगा आपके लिए। इकोनॉमी सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपको याद नहीं करना, आप जरा सोचते जाइए, आपको उधर डायमेंशन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मिलता जाएगा। जिस डायरेक्शन में सोचो बस देखो वहाँ पे यूज़ हो सकता है क्या। आसान होता है ना पॉइंट सोचना, बस दिमाग में आना चाहिए तुरंत डायमेंशंस। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूटिलाइजेशन के रीज़न पता चल गया आपको। अभी आप लोग एक्चुअली में जब मैंने कल पॉइंट दिए थे कई, कुछ लोग पढ़े थे क्या ट्रांसपोर्ट वगैरह सिस्टम, रोड वगैरह रेल वगैरह का सिस्टम, उसमें गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें चल रही होंगी ना रोड बनाने के लिए, या कौन सा एयर सिविल एविएशन सेक्टर था मतलब एयर वाला, और वाटर वाला था ना, मरीन वाला। तो उस समय देखा एक भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है ना, क्वाड्रिलेटरल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाए गए ना। ये सब प्रोजेक्ट पढ़ा कि नहीं। सागरमाला प्रोजेक्ट किसके लिए है, पोर्टों के डेवलपमेंट के लिए। भारतमाला क्या है, बॉर्डर एरिया में रोड बनाने के लिए है। ये सब प्रोजेक्ट के आपको एग्जाम्पल देने हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये सब स्कीमें गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही हैं। ये सब स्कीम आपको नोट डाउन करना, आप पढ़े होते तो आप लोगों को पता होता अभी। रेलवे सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कई कमेटियां बनी थी, विवेक सारस्वत कमेटी भी थी एक, तो कई कमेटियां बनी थी। अभी एक कोई नया टेक्नोलॉजी आई है रेलवे में, कि वो दूर से ही एक्चुअली में सेंसर लगाए हैं कि अगर कोई चीज़ सामने होगी तो ट्रेन, हाँ हाँ बताओ नाम हमें भी अभी मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। कवच, यस ठीक है। तो वो आया एक सिस्टम, इसी तरह और सेफ्टी बढ़ाने के लिए और भी उपाय किए गए हैं। वो उन उपायों को कोट करना है आपको साथ में, फैक्ट जो चीज़ें मैंने कल ट्रांसपोर्ट को आपको ओवरव्यू दिया था, वो चीज़ें उसमें घुस के पढ़ने के लिए आपको बहुत सिंपल सी लाइन सिर्फ पढ़ते जाना है, उसमें कुछ समझने वाली चीज़ ही नहीं है, रटने वाली चीज़ है। तो वो चीज़ें अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हम यहाँ बता के लाइन टू लाइन लिखा नहीं सकते, वो अननेसेसरी है लिखाना। क्योंकि जब नोट्स में लिखा है चीज़ें और उसमें कुछ समझाने का अगर लगता है आपको, तो आप बताइए कि जो चीज़ें नहीं समझ में आते, लिंक नहीं कर पाते, देन आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक। उसको देखे होंगे ना। और रोड में पता चल गया भारतमाला प्रोजेक्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, हाँ स्वर्णिम चतुर्भुज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, और स्टेट हाईवे बन रहे हैं, उसकी अपनी अपनी कई स्कीमें रहती हैं। ये सब क्या है, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ही तो है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो अगल बगल इंडस्ट्री आएगी ना। अब आपका रोड हो गया, आपने ट्रांसपोर्ट के सिस्टम बढ़ा दिए, आपने एनर्जी सेक्टर बढ़ा दिए, ठीक है। अब आगे क्या आना चाहिए,
अब हमें डेवलप करना है इंडस्ट्री। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना दिए ना, स्कूल कॉलेज भी आपके बनेंगे, स्कूल कॉलेज भी आपका डेवलपमेंट करना है। जब रोड का डेवलपमेंट होगा या बिजली होगी तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, उस एरिया में स्कूल कॉलेज भी धीरे धीरे पॉपुलेशन के साथ आएगी। ठीक है, अब आगे आएगी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्या किया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली, पानी, रोड बना दिया, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर दे दिया, कानून व्यवस्था ढंग से कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्रियाँ लगनी चालू होंगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आते हैं। उद्योग धंधे ना, उद्योग धंधों में कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसियाँ लिखाई थी, स्टार्टिंग में लिखाई थी ना। तो अभी जो मैन्युफैक्चरिंग का हमारे देश में जीडीपी में कितना परसेंट योगदान है, हमने ये बात लिखा चुके हैं हमारी समस्या। जीडीपी में कितना परसेंट योगदान है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का? अरे कुछ तो अप्रॉक्सीमेट में बताओ कुछ। अच्छा, कृषि का कितना है? हाँ, जीडीपी में है, हाँ उसी के अराउंड है, 17-18 के ऐसा। हाँ वैसे 16-17 हर साल एक्चुअली में चेंज 1-8% का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का भी हमारे समझ से 24% के अराउंड है इस समय। पहले 18 था, अभी नहीं, उसको 24 बढ़ा के कर रहे हैं, लेकिन फिर अभी 17-18 हो गया हमारी समझ से। देखो अभी 18-19 के आसपास है करंट वाले इकोनॉमिक सर्वे में। सर्विस सेक्टर होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, तीनों का दिया होगा अलग अलग। ठीक है, इसका पार्टिसिपेशन एक्चुअली में गवर्नमेंट क्या करती है, जीडीपी में इनका रोल ज़्यादा बढ़ाने के लिए फोकस्ड है, ज़्यादा रोल इसका बढ़ाने के लिए फोकस्ड है, क्योंकि वो चाह रही है कि हर बार उसका टारगेट सेट होता है। अभी जैसे 2011 में एक आई थी नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ऐसे NIMZ ऐसे कुछ था, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 थी। ठीक है, उसमें था नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। मैन्युफैक्चरिंग मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, ऐसा तो नहीं इसकी हिंदी बतानी पड़ेगी। किसके ख्यालों में खोए भाई, एकदम इधर ऐसे देख रहे हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या, पहले तो बिजली पानी आपको पता चल गई, आधारभूत सुविधाएं इसके लिए करनी पड़ेंगी। अब कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसियां भी लानी पड़ेंगी ना, कि जिससे जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, सिंगल विंडो क्लियरेंस वाला सिस्टम। कुछ गवर्नमेंट एक्चुअली में टैक्सेस में रिबेट देती है ना इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, और कोई एक पर्टिकुलर जोन पे डिसाइड कर रही है। इसमें कई जोन है, जैसे SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग NIMZ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर,
सर एक और है कि डिफेंस कॉरिडोर क्यों आए हैं कि हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं इंडिया में। क्या है? जो इंडिया में हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, DRDO है, तो ये डिफेंस कॉरिडोर प्राइवेट सेक्टर क्यों दिए गए हाथ में? अच्छा, तुम उस क्लास को अटेंड किए थे जब हमने बताया था प्राइवेटाइजेशन और नहीं जब प्राइवेटाइजेशन हम पढ़ा रहे थे बताए थे ना सारे प्रॉज कॉन्स कि कंपनियों को क्यों प्राइवेटाइज किया जाता है, क्यों उसको रेगुलराइज गवर्नमेंट में किया जाता है, नेशनलाइज। PSB बैंक को पढ़ाते समय उस समय बताए थे ना प्राइवेटाइजेशन और दोनों के लॉस प्रॉज कॉन्स। उसकी वीडियो लेक्चर तुम देख लेना कोच में। उस समय हमने प्राइवेटाइजेशन LPG रिफॉर्म जब हम पढ़ा रहे थे, LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उस समय पढ़ाए थे इसको। नहीं, प्राइवेटाइज क्यों किया जाता है, ग्लोबलाइज क्यों, सारी चीज़ें पढ़ाए थे, ऐसा नहीं है। इसको बाकी तुम्हें क्लास के बाहर पूछना होगा तो क्लास के बाहर डिस्कस कर लेंगे ना। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गए, डिफेंस कॉरिडोर, सिंगल विंडो क्लियरेंस, NINZ, SEZ हो गया। और एक सेक्टर इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग का, MSME, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो। MSME इंडस्ट्रीज होती ना, MSME इंडस्ट्रीज। माइक्रो स्मॉल मीडियम ना, ठीक है, लो सिंपल हिंदी है। माइक्रो मतलब भी आप लोग समझते हो, स्मॉल मतलब समझते ही हो, मीडियम मतलब भी समझ रहे हो। तब इसमें अलग अलग डेफिनेशन डिफाइन की गई हैं, वो अभी हम डेफिनेशन बताते हैं आप लोगों को। MSME का भी रोल हमारे इकॉनमी में बहुत बड़ा है ना। इसमें कई ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, MSME में ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लगभग ये सबसे ज़्यादा रोजगार लगभग प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर से ज़्यादा रोजगार इसमें प्रोवाइड होता है। और इनका इकॉनमी में रोल भी बहुत ज़्यादा, लगभग 40% या 48% के आसपास है एक्सपोर्ट में योगदान। 40 या 48% के आसपास योगदान है इनका। और इनका जो है इकोनॉमिक GDP में 30% का योगदान है। GDP मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अगर 100% माना जाए, जो 18, 20, 50% है, उसमें लगभग 30-40% इनका योगदान है, या 49% है। ये बात चेक करना। वो ठंडी लग रही थी क्या? मुझे ठंडी नहीं लगी, तो
फैक्ट मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ मैंने पढ़ा था ये फैक्ट मिल रहा, तो गूगल कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके कुछ योगदान है, लगभग 49% के आसपास आप देखेंगे होगा, लेकिन ये फैक्ट एक बार करेक्ट कर लेना आप। अब आते हैं इस पे, क्या है ना, आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे। पहले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कुछ स्पेशल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्यों बनाए जाएंगे आपको पता है? इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इंडिया में कुछ 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए हैं, 5 लगभग। इनका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? जितना भी ट्रांसपोर्ट बताए थे आप लोग, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, ठीक है, जिससे क्या होगा, उनके सामान का आवाजाही आसानी से थ्रू आउट हो सकेगा। बिजली मिलनी चाहिए उनको, कंटिन्यूअस बिजली की सप्लाई होगी तभी उनका प्रोडक्शन हो पाएगा उस एरिया में। सुरक्षा, हॉस्पिटल, एजुकेशन की सुविधा, हाउसिंग सोसाइटियाँ होनी चाहिए उधर सब, और ग्रीनरी और क्लीन और नीट वाटर की सप्लाई होनी चाहिए। तो इन सब बातों का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे ध्यान रखा जाएगा, इसके मेन एम है यही सब। और ये क्या करेंगे, एयरपोर्ट भी अगल बगल डेवलप होने चाहिए इस कॉरिडोर के आसपास, दोनों एंड पे लगभग होने चाहिए ना। और स्पेशल जोन होने की वजह से इंटरकनेक्टेड जो इकोनॉमी वहाँ की होगी, मैन्युफैक्चरिंग, अगर बड़ी इंडस्ट्री लग रही, छोटी छोटी इकोनॉमी, वैल्यू चेन जो होते हैं, सप्लाई चेन टाइप के, वो भी डेवलप होने चाहिए। और इनके फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, लेबर लॉ रिफॉर्म होना चाहिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ये देखा है, लेबर भी सप्लाई चाहिए, लेबर लॉ रिफॉर्म होना चाहिए, मार्केट भी अगल बगल ही अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब अगर हमें बाहर एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करना है, एक्सपोर्ट लेड मतलब हमारी ग्रोथ जो प्रमोटेड एक्सपोर्ट के थ्रू हमें ज़्यादा इनकम आए, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, उस तरह की चीज़ें करनी है। तो अगल बगल पोर्ट भी होना चाहिए, पोर्ट, सी पोर्ट, इन सब की भी सुविधा, कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल पोर्ट की जो बात की गई, उन सब का डेवलपमेंट। ये सब कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं? जो आपके हम चारों पांचों ट्रांसपोर्ट के साधन बताए थे, वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कुछ वैसा ही है। सारी चीज़ें एक जगह प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन चीज़ों के थ्रू क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम करेगा वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे। तो वहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा क्या क्या होगा? अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से आपको क्या होगा, आपको मैंने बता दिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में क्या क्या रहेगा, ठीक। अब वहाँ क्या डेवलप होगी, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए हम जितना कर रहे हैं, अगर वहाँ सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उस एरिया में, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा ना, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, और कंपटीशन बाकी इकोनॉमी में आएगा, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का सुधार होगा। और हो सकता है अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही है ज़्यादातर, तो एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व भी आएगा, हमारा रुपया भी मजबूत होगा ना। और चीज़ें क्या हो सकती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, जब पैसा आएगा धीरे धीरे सारी चीज़ सुधरेंगी, होगा ना। तो इस तरह ये सारी चीज़ों को, उस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए कनेक्टेड रहेगा। और कौन कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं अपने यहाँ, स्पेसिफिकली 5 हैं। एक तो हुगली है, वो है क्या नाम, एक है दिल्ली मुंबई हमारे साथ से, हाँ दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलोर औद्योगिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई, चेन्नई बेंगलुरु कहते हैं उसको। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो डेवलप किया जा रहा है वो जापान के सहयोग से, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से, दोनों जापान के सहयोग से हो गए।
बेंगलुरु मुंबई जो डेवलप किया जा रहा है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? कहाँ लिख रहे हो? लिखिए, बहुत तेज, देखिए तो कहाँ लिखे हो, दिखाओ। मतलब हमें उल्लू बना रहा है तुम्हें? अच्छा, हमें उल्लू बनाने के तुम्हारे मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम लोग करो या ना करो, जाओ, हमारा काम जो हम करके ख़त्म करेंगे। क्योंकि जब तक लोगों को झटके नहीं लगते तब तक लोगों का दिमाग खुलता नहीं। यूके ठीक है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। अगला है पूर्वी तट आर्थिक गलियारा के साथ वाइजैग मतलब विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा। पूर्वी तट आर्थिक गलियारा के साथ वाइजैग बोला जाता है विशाखापट्टनम को। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से डेवलप किया जा रहा है। पांच हो गए ना? कितने हुए? 5 हो गए ना? अब जब भी आप लोग एग्जाम में दिखाइएगा तो मैप बना के दिखाइएगा। एडीबी लास्ट वाला, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मैंने बैंकों के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ाया था ना, उसके बताए थे क्या क्या उसके उद्देश्य होते हैं। तो वो चीज़ें आपको पता होंगी तो उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये फंडिंग करेगा, फंड करेगा ना ये, ठीक। तो इसमें आप जब इसको दिखाएंगे तो आप मैप बना देंगे, इंडिया का मैप बनाएंगे और उस रीजन को ऐसे कवर कर देंगे, अगर डॉटेड लाइन से या किसी लाइन से कहाँ कहाँ पे ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। तो इससे क्या होगा, आपका एक पिक्चराइज फॉर्म बन जाएगा। अब वो उसमें और इन्फॉर्मेशन पुटअप कर सकते हैं जब एग्जाम में लिखे। यार उसका डिटेल है नहीं है और मुझे अभी याद भी नहीं है किसके सहयोग से। ये प्री यूपी में क्वेश्चन पूछ लेता है यार, तो समय करंट में चलता रहता है, तभी याद करना पड़ता है, ठीक। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के फायदे नुकसान आपको पता चल गए, क्यों बनाए गए ये भी पता चला आपको। अब आते हैं, एक जोन है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आती है 2011। उसके पहले SEZ देख लेते हैं, ठीक है। SEZ की पॉलिसी, SEZ एक्ट कब आया है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 एक्ट के तहत आया है ना। SEZ एक्ट अधिनियम 2005, इसमें क्या मेनली था, इसके लिए न्यूनतम क्षेत्र चाहिए होता 10 से 1000 हेक्टेयर। न्यूनतम क्षेत्र 10 से 1000 हेक्टेयर, अधिकतम 5000 हेक्टेयर। इसका मेन उद्देश्य था विदेशी, इसके अंतर्गत विदेशी क्षेत्र को शामिल किया जाता, विशेष रूप से निर्यात उन्मुख उद्योगों के लिए, विशेष रूप से निर्यात उन्मुख, एक्सपोर्ट लेड कहे जाते हैं, निर्यात उन्मुख उद्योगों के लिए है। अब SEZ में क्या हुआ, एक जगह पूरा ये एरिया बना दिया गया, मान लिया, ठीक है। ये एरिया ऐसा बनाया गया एक तरह से फॉरेन लैंड टाइप का,
कोई एरिया लिया गया कि 10 से या 5,000 हेक्टेयर तक का है, 2,000-3,000 हेक्टेयर का ले लिया गया। अब यहाँ पे यस वही, तो ये एरिया जो डेवलप किया जा रहा है, यहाँ पे ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ऑफिसेज इसके रिलेटेड जो है इस एरिया के लैंड एक्विजिशन वगैरह सब करके दे दिया गया, और इस एरिया में पावर, बिजली, रोड कनेक्टिविटी इसकी सब कर दी गई। अब इस एरिया में कई चीज़ें डिसाइड किया गया कि एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस का बात ध्यान में रखने कही गई कि आप एक ही जगह से सारी चीज़ों का क्लियरेंस दे देंगे, जिससे 10 जगह लोगों को जाना ना पड़े इंडस्ट्री खोलने के लिए। सप्लाई चेन की सिस्टम प्रोवाइड किया गया, सुरक्षा प्रोवाइड किया गया, और बिजली, पानी ये सब तो प्रोवाइड ही किया गया। और इसमें टैक्स ऑफिशियल्स को भी मतलब हमेशा कोई छापा नहीं मार सकता, इसके पूरे प्रॉपर इंतजाम किए गए। और दूसरा यहाँ टैक्स भी कम रखे गए, और इसको स्पेशली जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने, एक्सपोर्ट बढ़ाना, इन सब पे मेन फोकस था SEZ का। लेकिन इसके अनसक्सेस होने के भी कई रीज़न आए हैं सामने। तो वो भी चीज़ें हैं कि जैसे इतने ज़्यादा SEZ हमारे पास हैं, बहुत SEZ लगभग 200 से के आसपास बने हैं, तब भी उतना नहीं है, जबकि चाइना में कुछ ही बने, 5 ही 6 या 10 बने, वो बहुत सक्सेस है। उसके कई रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न कई हैं, लेबर लॉ है कि जैसे कोई इंडस्ट्री घुस गई उसको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब 100 एम्प्लॉय से ऊपर रख रही है कोई, तो किसी को निकालना बहुत टफ काम होता है। लेबर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है इंडिया के, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ना तो वो लेबर को समझने के लिए अच्छे हैं, ना इंडस्ट्री वाले को। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो, मतलब इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा, मैनिपुलेशन नहीं सॉरी, इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा। उसको ऑलवेज लेबर लॉ रिफॉर्म की बात की जा रही है, इसीलिए कि ईज हो सके। कोई भी अगर आप बिजनेस ऐसे लगाते हैं, आप नॉर्मल पब्लिक के इमोशन साइड होते हैं कि हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा, होता है ना। और कई बार कंपनियां निकालती भी हैं अपने फ़ायदे के लिए। बट अगर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगा रहा है, अगर उसका घाटा होने लगेगा तो कहाँ से सैलरी देगा सबको? जब उसके पास काम ही नहीं बचा है तो कंटिन्यूस कर नहीं सकता ना। बड़ी कंपनीज होती हैं तो थोड़ा बहुत इधर से उधर अपना बिजनेस के प्रॉज कॉन्स देखती रहती हैं कि कहीं किसी डिपार्टमेंट में घाटा आ रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट से कवर कर दे रहे हैं, इस तरह चलता रहता है। लेकिन अगर उतनी बड़ी कंपनी टर्नओवर वाली नहीं है, अगर उस पर घाटा होना चालू होगा तो एम्प्लॉइयों को उसे ले ऑफ करना पड़ता है। लेकिन लेबर लॉ उसमें ये है कई चीज़ों का बहुत ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी स्कीमें हैं, और भी चीज़ें क्या कहते हैं बर्डन है, कुछ निकाल नहीं सकते, कुछ नोटिस देना पड़ेगा, कई चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। उसमें क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर हायर करने लगती हैं, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखती हैं वो। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्यों हायर कर रही हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वो लेबर लॉ के ट्रैप में फंस जाएंगे, और इसीलिए कई बार एक्सपेंड नहीं करते कि 100 वर्कर वाला एक सिस्टम है कि 100 वर्कर से ऊपर अगर हम एम्प्लॉय रख लिए तो फिर हम चले जाएंगे दूसरे जोन में, वहाँ पे हमें कुछ अलग रूल्स फॉलो करने पड़ जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, 100 वर्कर के नीचे ही रहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें वो चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए भी कई बार क्या कर रही है, वो 100 से नीचे रख रही है। दूसरा, यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अगर SEZ जोन में हो गई तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लग के फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर SEZ ऐसी जगह बनाया गया जहाँ पे एक्सपोर्ट के साधन नहीं है, अब कोई SEZ ऐसी जगह ऐसे जोन में ले जाके आप बनाते हो जहाँ से कनेक्टिविटी अलग, इनलाइन पोर्ट, रेल का अवेलेबिलिटी नहीं है, आपकी क्या कहते हैं एक्सपोर्ट बाहर करना है, पोर्ट से बहुत ज़्यादा दूरी है, तो भी दिक्कत होगी ना वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करने के लिए। और लेबर नहीं प्रोवाइड किए, अच्छे से प्रोवाइड हुए, या वहाँ डिस्टर्बेंस एरिया है कुछ अगल बगल, तो भी दिक्कत होती है। अब SEZ हर स्टेट बना रहे हैं, लेकिन हर स्टेट एक्चुअली में उतनी कनेक्टिविटी दे पा रहे हैं क्या? कई बार एक्चुअली में क्या, सरकारें चेंज होते ही पॉलिसियाँ चेंज करने लगते हैं सब उसकी। जैसे आज आपने इन्वेस्ट किया, हमने कहा आइए हमारे गांव में इन्वेस्ट करिए, हमारे यहाँ की प्रधानी चेंज हो गई और उसने कहा नहीं अब ये नहीं ये होगा, तो क्या कोई इंडस्ट्री 5 साल में डेवलप हो जाती है क्या ढंग से? समस्या होगी ना। इसीलिए कंटिन्यूएशन में पॉलिसी चाहिए होती है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था WTO, इन्हीं सबको ध्यान में रख के बनाया गया था। जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आया, जैसे अभी कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई तो भाई वो क्या होंगे, वो सोचेंगे यार अब तो गवर्नमेंट गई है, अब तो हम लॉस पे जा सकते हैं, लेकिन बट उसका प्रोटेक्शन WTO के थ्रू होता है। इसी तरह हमारे यहाँ कोर्ट वगैरह के थ्रू होता है इंटरनल इंडिया में। तो ये हो गया SEZ। NIMZ इसीलिए आया इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन बढ़ाने के लिए। इसके कुछ और पॉइंट हैं NIMZ SEZ के प्रॉज कॉन्स में लिखने के लिए, वो जनरल पॉइंट है, वो आप एक बार रीड आउट करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। वो उसी के एक अगली पॉलिसी आती है 2011 में जाके, ये 2005 में थी, ये 2011 में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, उसी में एक टर्म आता है NIMZ, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। ये स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। जी कौन सा? नहीं, स्टेट और सेंटर दोनों के कोऑर्डिनेशन पे। NIMZ एक्चुअली में मेनली है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011, इसमें एक्चुअली में नहीं है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, इसमें भी दोनों है, सॉरी दोनों ही हैं, दोनों के अपने अपने रोल हैं, लेकिन मेनली जमीन वमीन अधिग्रहण किसके हाथ में होता है? स्टेट के हाथ में। तो स्टेट जमीन प्रोवाइड करती है और जो सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी, कई एक्चुअली में यहाँ पे सारे ऑफिसर्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्टेट गवर्नमेंट के भी सारे ऑफिसर्स होंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा वो करेगी, वो नीति उन्होंने बनाई है। इसी तरह NIMZ में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कहते हैं उसको 2011, इसमें कह रहे हैं न्यूनतम क्षेत्र 5000 हेक्टेयर होना चाहिए। उसमें था अधिकतम ना, यहाँ पे न्यूनतम 5000 हेक्टेयर, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ये स्कूल, बिजली आदि जैसी सभी सहायता प्रणालियों को शामिल करते हुए आत्मनिर्भर शहरों के निर्माण पर बल देती है। ये एक तरह से आत्मनिर्भर पूरी तरह से, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब होंगे इसमें, हाउसिंग सोसाइटीज भी होंगी। ये पूरी तरह से एक शहर डेवलप होगा, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस पूरे। कभी देखें आप लोग IOCL के हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस गए हैं? या कभी टनकपुर जाइए, नेशनल हाइड्रो पावर प्लांट का हाउसिंग सोसाइटी है, ये पास में ही 50 गए हैं ना, सब कुछ है ना। NPCL NHPC हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, NPCIL तुम कह रहे हो, कोल हो जाता। NHPC है हाइड्रो पावर प्लांट, यहाँ पे बनबसा वाला, गए हो वहाँ पे? किस स्ट्रीम क्या थी तुम्हारी? देखे थे बॉयलर वगैरह, टरबाइन, बॉयलर तो है नहीं यहाँ पे, टरबाइन देखे थे? कितनी टरबाइन है यहाँ पे? दो चलती हैं, एक एक्चुअली में यहाँ पे स्पेयर में रखी है, 3 है टोटल यहाँ पे। बहुत बड़ी है, बहुत आवाज़ होती है ना। गए थे नीचे? हाँ, अच्छा गए थे। अच्छा, हमारे कई फ्रेंड हैं वहाँ पे, ठीक है, तो हम भी गए थे एक बार विजिट करने। सब है ना। तो ये क्या है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस पूरे हैं, बन जाते हैं। तो नेशनल इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग जोन में क्या, हॉस्पिटल, मतलब सारी सुविधाएं रहेंगी, इस पे फोकस किया गया। जबकि SEZ में स्कूल, कॉलेज ये सब का तो बात ही नहीं है, NIMZ में है, ये अंतर है। तो ये क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगा, इन्वेस्टमेंट को, ये भी जॉब को बढ़ावा देगा, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को बढ़ावा देगा, ये सब चीज़ें होंगी ना। हाँ यहाँ भी सब कुछ है, कॉलेज, स्कूल, हाँ होगा। यहाँ वहाँ पे कई इंडस्ट्रियाँ ऐसी होंगी जो ऐसे डेवलप होंगी, ठीक है।
डिफेंस कॉरिडोर आपको दो कॉरिडोर बनाए गए, ठीक है, ये तीनों हो गए ना। आगे डिफेंस कॉरिडोर पे आते हैं, ठीक है। डिफेंस कॉरिडोर कहाँ पे बनाए गए? दो बनाए गए, कहाँ कहाँ? अलीगढ़ और कानपुर, लखनऊ, बुंदेलखंड, दो बनाए गए ना, एक तमिलनाडु एक उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 3 है। कॉरिडोर क्या होता है? डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पर डिफेंस का सामान है, गलियारा है ना, कॉरिडोर मतलब गलियारा ना। कितनी सीट कनेक्ट हो रही है इस गलियारे में? सारी हो रही ना। वैसे वो गलियारा बनेगा तो कई डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा, ठीक। जैसे आपका एक्सप्रेसवे बनता है ना, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से जाता है नाम पता होता है ना, वैसे ही आपको जोन पता है, जोन पता है ना डिफेंस गलियारा का। लखनऊ आता है डिफेंस कॉरिडोर वाले में। हमारे से बादा झांसी तक जाता है ना वो डिफेंस कॉरिडोर। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं डिफेंस कॉरिडोर में? यूपी वाले में देखो, गूगल करो। डिफेंस कॉरिडोर बेसिकली इसका पर्पस है डिफेंस इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देने के लिए। डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग में पहले क्या था, पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल में था। अभी 49% एक्चुअली में प्राइवेट ऑटोमेटिक रूट से दिया गया है और कुछ परसेंट रखा गया है अप्रूवल रूट से गवर्नमेंट के। इसमें एफडीआई अलाउ की गई ना, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया, इसमें इंडस्ट्रियों को बढ़ावा दिया गया। तो ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, ओपन किया गया उनके लिए, कि जिससे हमारे पास कम टाइम में अच्छे इक्विपमेंट, अच्छे इनोवेशन, अच्छी टेक्नोलॉजियाँ बाहर से भी आए उस फील्ड में, और हम एक्चुअली में एक्सपोर्ट भी कर सके मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस के इक्विपमेंट दूसरी कंट्रियों को। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं ना। अब नई नई टेक्नोलॉजियाँ अगर बाहर से आएंगी, जब बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा लगेगा यहाँ इंडिया में, तो यहाँ पे हम क्या चीप लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, रोड प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजली, सुरक्षा उन्हें हम कह रहे हैं आप हमारे यहाँ आइए, इन्वेस्ट करिए, यहाँ से प्रोडक्शन करिए, यहाँ से एक्सपोर्ट करिए। आपको बाहर एक्सपोर्ट करना है तो आप जब यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, फॉरेक्स रिजर्व, हमारे पास पैसा आएगा, हमारे यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, हमारे यहाँ नई नई टेक्नोलॉजियाँ इनोवेशन होंगी, सब्सिडरी कंपनीज डेवलप होंगी ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से क्वालिटी सुधरेगी, हर चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी तय हो सकेगी, और टाइम पे काम होगा, स्पीड होगा। क्योंकि कंपनियों को जब इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो उनको फास्ट काम करने की आदत रहेगी। यस करेक्ट, झांसी, चित्रकूट, आगरा, कानपुर, लखनऊ नहीं है उसमें, चित्रकूट ना झांसी, यस। देखिए लखनऊ नहीं है, है लखनऊ जोड़ा हुआ है, कहाँ से, कानपुर से। वो चौकोर में बनी है ना, वो मुझे मिसप्लेस हो रहा था, कोई बात नहीं, आप सही हैं। ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर ये हो गया, हेडक्वार्टर, ठीक है, रट लो। उसके बाद तमिलनाडु में भी बनाया गया, ठीक है, 2 जगह बने हैं इसके डिफेंस कॉरिडोर। इसका क्या है, डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना। आपको पता चल गया इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये चीज़ें प्रमोट करने में। अब आएंगे क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी। और कई जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आप देखे होंगे आईटी पार्क, ये एक्चुअली में सर्विस इंडस्ट्री को प्रमोट, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग में मत आइए, इसमें आईटी पार्क वगैरह, सॉफ्टवेयर पार्क, ये सब बनाए जाते हैं, ये सब सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। अब अगला पॉइंट कौन सा, सिंगल विंडो क्लियरेंस तो हुई है। एमएसएमई सेक्टर पे आते हैं। एमएसएमई सेक्टर आपको पता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस होती हैं ग्लोबली, और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, पहला लिख लो। इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिखा देता हूँ, आप लोगों को वो बता दो। हाँ क्या, कितने पे माइक्रो है, हमारी समझ से माइक्रो है 5 करोड़ तक का टर्नओवर पे,
5 से 10 करोड़ पे स्मॉल है, 10 करोड़ तक के टर्नओवर पे स्मॉल नहीं, 10 से 50 करोड़ टर्नओवर जिसका होगा, 50 करोड़, 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में टर्नओवर जिसका है वो स्मॉल है, और मीडियम है 250 करोड़ तक के टर्नओवर, 50 से 250 करोड़। अभी वाली जो डेफिनेशन है टर्नओवर के बेसिस पे, सूक्ष्म उद्योग माइक्रो, ठीक है, 5 करोड़ तक का कारोबार मतलब टर्नओवर जिसका होगा, कारोबार जो 5 करोड़ तक का करेगी वो सूक्ष्म में आएगी, और लघु उद्यम में स्मॉल में 10 से 50, 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर कारोबार, ठीक है, 50 करोड़ तक का टर्नओवर, ओवरऑल टर्नओवर, 10 करोड़ तक का निवेश, ठीक, और मध्यम में आएगा 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश नहीं होना चाहिए, 50 करोड़ रुपए तक का निवेश इन्वेस्टमेंट, और 250 करोड़ तक का कारोबार, ठीक है। ये है रेंज एमएसएमई सेक्टर का, और एमएसएमई सेक्टर का विकास एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत किया जाता है। एमएसएमई एक्ट 2006 इसमें दो हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, एक सेवा क्षेत्र होता है। जो सेवाएं प्रदान करते हैं वो सेवा उस क्षेत्र में आएंगे, जो विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग को विनिर्माण कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र में आएंगे। एमएसएमई मंत्रालय ने, एमएसएमई मिनिस्ट्री है ना, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने 2025 तक जीडीपी में अपने योगदान को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जीडीपी में 50% तक का योगदान करे, उतना लक्ष्य रखा है 2025 तक। ये लक्ष्य है, एम टारगेट है, ये मत समझिए कि इतना वो करता है। हाँ, इसके लिए एक उद्यम सखी महिलाओं के लिए, महिला उद्यम के लिए उद्यम सखी पोर्टल का शुरुआत किया गया है। उद्यम सखी पोर्टल का महिलाओं के लिए, और इसका एक पंजीकरण संख्या होती है यूआरएन, यूआरएन, यूआरएन पंजीकरण किया जाता है एक्चुअली में, ठीक। अब आते हैं इसमें, इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है एमएसएमई सेक्टर का। ये तो आपके सामने कुछ डाटा और फैक्ट हो गए, एमएसएमई कैसे डिफाइन है। एमएसएमई एक्ट 2006, एमएसएमई के जो माइक्रो मीडियम स्मॉल है उसके डेफिनेशन हो गई, ठीक, और क्या टारगेट रखे गए हैं जीडीपी में, ये हो गया, हुआ ना। अब एक बेस क्लियर हो गया एमएसएमई सेक्टर क्या है। अब इसके फायदे नुकसान बताइए, सोचिए कुछ, वजाहत हम तुमको बुलाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि तुम लिखते कुछ नहीं हो, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है।
सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। ये किस लिए बनाया है? किसने बनाया है? बताओ। ये बहुत फैक्ट्री है एक एरिया में, मान लीजिए फैक्ट्री है, ये इंडस्ट्री एरिया है। यार इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, अब तो हैबिट पता हो जानी चाहिए। सर वो अब एरो निकालेंगे ना यहाँ से सिग्निफिकेंस के पॉइंट लिखोगे ना यहाँ। अच्छा, किसको किसको पता चल गया था किस लिए बनाया? समझ गए थे ना? आसान होता ना याद करना इससे। और रिप्रेजेंटेशन अब पॉइंट वाइज लिखा दो, पैराग्राफ में लिखा दो। क्या पढ़ते तुम लोग जाके? ऐसे तो फिगर सामने आ जाता है। अब तो सही लगता होगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, जहाँ तक मुझे पता चला था। स्टार्टिंग में सब कह रहे थे सर बड़े बड़े नोट्स नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहा है। अब तो मुझे लगता है नोट्स भी ऐसे ही मिल गए हैं, ऐसे ही एरो वाले। मध्य प्रदेश के इंडियन इकोनॉमी के है ना, तुम्हें इंडियन इकोनॉमी पढ़ने की, तुम्हें मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से मतलब है, तुम्हें यूपीएससी देना है ना, तो फिर। और ऐसे कौन बोलता है किसी चीज़ का? मैंने मना किया था ना नाम लेने को। पूछो, मना किया था कि नहीं सबको? ठीक है, नोट्स 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 कहो, ये मत करो क्या कहाँ से क्या मिला। बताओ इसके सिग्निफिकेंस। लगभग सबको पहुंच गया था ना नोट्स। जो नहीं आ रहे हैं हीरो लोग, उनको भी पहुंच गया होगा ना। दे दिए थे कि नहीं तुम लोग? नहीं दिए? दे दिए ग्रुप में? कहाँ है उससे? मैं हटा दिया था ना मैंने। पहुंच गए होंगे ना? ठीक है, पहुंच जाने चाहिए थे सबके पास। बाकी पढ़े ना पढ़े उनकी मर्जी है। बताओ इसको, इसके कुछ पॉइंट। क्या फायदा लगेगा बताओ ना। यस, ऐसे पॉइंट खोजो ना फटाफट। देश की जीडीपी में वृद्धि होगी। यस, बहुत अच्छी बात, गुड। सोचो ना ऐसे पॉइंट, सोचो फटाफट। मेक इन इंडिया स्कीम को बढ़ावा मिलेगा। यस, वैल्यू चेन, सप्लाई चेन बढ़ाएगा। यस, अरे जितना सामाजिक इंडिकेटर दे रहा है सब डालो ना इसमें यार, क्यों इतना हिचक रहे हो? हाँ करो ना देश का विकास, उसमें क्या करें, तो होगा ही। यार नई टेक्नोलॉजी आएगी सर। हाँ, टेक्नोलॉजी का बढ़ावा मिलेगा चीज़ें। ये सब देखिए एक्चुअली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करने वाली ये सब है ना। एक तो एम्प्लॉयमेंट सब, गवर्नमेंट का मेन फोकस किस पे होता है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने पे। एम्प्लॉयमेंट, हाँ सस्ता श्रम मिलेगा, लोगों के पास रोजगार आएंगे, लोगों के पास नई स्किल्स होगी ना। देखिए सबसे पहला रोजगार, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कर रहे हैं, वहाँ बढ़ावा मिलेगा। अगर मेक इन इंडिया स्कीम को प्रमोट किया जा रहा है, सप्लाई चेन प्रोवाइड करेगा, अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। या सभी क्षेत्रों में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टार्टअप हो गया, डिजिटल इंडिया होगा, सबको प्रमोट किया जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ लेबर एक्चुअली जो
जो समझ में आ रहा है इंडस्ट्री में सब डाल दो। अब इसके सामने मेजर चैलेंजेस क्या है, सिग्निफिकेंस आप लोगों को दिमाग चलने लगा ना, क्या क्या सिग्निफिकेंस डालना है। मेरा मेन पर्पज वही था, कोई इसमें बहुत स्पेशली समझाना नहीं है। भूमि की समस्या, भूमि की समस्या कैसे, भूमि स्थान की समस्या, चैलेंजेस में बता रहे हो ना। यस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो यूपी में चलाया जा रहा है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देगा बहुत ज़्यादा, कुटीर उद्योगों को। और उत्तराखंड में चलता है वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, तो एक स्टेशन एक उत्पाद, ये भी चल रहा है। तुम्हें तो बहुत कुछ आता है यार, तो क्यों नहीं सिस्टमाइज रहते बच्चे। वो चीज़ें याद तो रहती हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से रखो ना, तो तुम्हारा माइंड और अच्छा वर्क करेगा। तुम्हारे में चक्कर ये है कि तुम पढ़ते रहोगे ए, तुरंत पहुंच जाओगे जेड पे। ऑनेस्टली बोल रहे हैं, उसको सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ो। जितना पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी बेटा। आप कोई टॉपिक पढ़ते रहोगे, किसी और टॉपिक के क्वेश्चन उठा लाओगे, उससे क्या होगा, आप हौच पौच हो जाएगा, माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वो आप क्या होगा, आप कहीं कुछ और चीज़ें पढ़ें, कहीं कुछ और चीज़ें, और एक ही चीज़ को 10 नोट से मत पढ़ो। अगर एक जगह एक चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसको छोड़ दो, कोई दूसरा टॉपिक अगर उठा दूसरे नोट से पढ़ने की कोशिश करें तो वहीं से नोट्स बना लो अपने। हो सकता है कुछ टॉपिक एक नोट्स में अच्छे ना दिए हों, तो आप जिस जगह से वो प्रोवाइड ले रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आ रही है, तो वहाँ से उठा के पिकअप करके आप एक जगह उसको कंसाइज कर लो, फिर वहीं से बार बार पढ़ो। एक ही टॉपिक को 10 बार 10 जगह से मत पढ़ो कि 10 बार पढ़ रहे हैं 10 जगह से, कंफ्यूज हो जाएंगे। श्रम कानून में लचीला ना होना, भारत के श्रम कानून में लचीला ना होना, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल चैलेंजेस है। और मतलब यहाँ पर कभी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती सरकार द्वारा। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है समय समय बदलना, हाँ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक कारण, हाँ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सामाजिक कारण ये हो गए थे जो बंजर जमीन, बताओ अब चैलेंजेस क्या क्या है। बंजर जमीन हो जहाँ पर वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए, ना कि उत्पाद जमीन भूल जाएगा। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद आने लगेगा ना। बंजर जमीन पर जो है जमीनें पड़ी हैं, गुड। इनके कुछ पॉइंट्स सुन रहे हो आप लोग, काफ़ी अच्छे पॉइंट बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा कंसंट्रेट कर लो, आपके ही कलीग साथ में हैं, फ्रेंड हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहे हैं। देखिए, एक तो लैंड एक्विजिशन इन्होंने बताया, ठीक है, और एक पॉइंट कौन सा बताया था, वही लैंड, हाँ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बताया, और इन्होंने स्किल बताया, लेबर लॉ रिफॉर्म की बात की, लेबर लॉ भी एक्चुअली में स्किल्स वाली बात की। ये सब सारे पॉइंट इसके सामने क्या है, चैलेंजेस ही है ना। अब अगला पॉइंट क्या है, एक क्रेडिट अवेलेबिलिटी, क्रेडिट लोन मिलता है कि नहीं समय से, इसके लिए क्या मुद्रा योजना, सिड भी हमने दिखाया था, एमएसएमई के सेक्टर पे फोकस करता है, रीफाइनेंसिंग का काम करता है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी। दूसरा मेन कारण ये है जो बड़ी कंपनियां हैं जो फुल उत्पादन करती हैं, एक टाटा है ना उत्पादन करती है, वो तो ठीक है, छोटे प्रोडक्ट फिर और अपने आप जो टैक्स होते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है पहले, उसके बाद जीएसटी आ गई है, मेन कारण ये सबसे बड़ा, अब इसको सोल्यूशन कर दिया गया है, ठीक है। पहले टैक्स कई लेयरिंग में थी, अभी अब तो रिजॉल्व कर दिया गया। दूसरा इसका इंस्पेक्टर राज पहले हुआ करता था, अब इंस्पेक्टर राज को इसको न्यूट्रलाइज किया गया, ठीक है। तो अभी कई पॉइंट आपके पास कौन कौन से चैलेंजेस हो गए, ये सब चैलेंजेस हो गए। और दूसरा डिमोनेटाइजेशन में इसको बड़ा लॉस हुआ था, क्योंकि इनका लेन देन पहले बहुत ज़्यादा कैश में होता था, अभी कैश में नहीं होता। अभी गवर्नमेंट ने इनको प्रमोट किया, कहा कि ज़्यादातर कुछ चीज़ें रजिस्टर एमएसएमई के थ्रू, कुछ प्रोडक्ट जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स लेंगे या गवर्नमेंट सेक्टर जो प्रोक्योरमेंट, कुछ परसेंट वो एमएसएमई सेक्टर से ही लेना कंपलसरी है, और उनको टाइम पे पेमेंट भी करना है। इनको टाइम पे अगर इनके प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं मिलती पैसा, तब भी तो इनके लिए दिक्कत है, तो छोटी इंडस्ट्रियां होती हैं। ये सब चैलेंजेस है इसके सामने। 94% ऑफ एमएसएमई सेक्टर जो किसमें है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी अवेलेबल नहीं है यहाँ के एम्प्लॉइयों को।
इसमें ESI कराई जाती है अलग से। हाँ ESI होती है, एक वो इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम ऐसे कुछ करते हैं। और गवर्नमेंट के पहले बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं थे MSME पे, MSME सेक्टर पे फोकस, तो लेकिन ये सब की ड्राइवर हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, कुटीर उद्योगों पे, इन सब उद्योगों पे जब फोकस हो रहा है धीरे धीरे तो ये सेक्टर डेवलप होगा। एक अटेंडेंस शीट चला दो यार, इसमें नहीं है वो, आज 15-16 तारीख है ना, अभी 1-2 दिन में प्रिंट होके आएगा। एक पेज निकाला था ना आप लोगों ने किसी ने, डेट डाल दो और इकोनॉमी क्लास और टाइमिंग। सबसे बड़ा कारण ये है जो गवर्नमेंट उद्योग बंद पड़े उसको बदल के वहाँ प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, जिससे हमारी जो कृषि भूमियाँ हैं लैंड लोन कम होगा। जैसे कि बरेली में रबर फैक्ट्री है, कई सालों में बंजर पड़ी है, वहाँ इंडस्ट्री लग सकती है, छोटी छोटी इंडस्ट्री लग सकती है। उनकी इंडस्ट्री है वो तो इंडस्ट्रियल लगना गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, जैसे कि मजूरा की लीजिए कई सालों बंद पड़ी है। यहाँ देखो चैलेंजेस, मेन चैलेंजेस आपको पता चल गए इसके सामने क्या क्या है। अभी इसमें देखेंगे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है MSME सेक्टर में। तो आपके पास अगर ये 250 वर्ड में भी लिखने को आते हैं तो आपके पास डाटा हो गए, और आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी इससे रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिसियाँ नहीं पढ़नी होती। अब देखेंगे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है MSME सेक्टर में। ये पॉइंट जो बताए बोले यहाँ पे लिखे नहीं, वो लिख लिए ना आप लोग एरो में, क्योंकि वो भूल जाएंगे बाद में। नोट्स में तो दिए होंगे नो डाउट, वो जो मैंने बड़ी वाली नोट्स दी थी PDF, 3 PDF है ना पहलू 1, 2, 3, उसमें भी अच्छे से दिए हैं। उसको पढ़ोगे तो कहानी के मोड में पढ़ने में अच्छा लगता है, 1-2 बार पढ़े जा सकते हैं। NCERT में भी कई चीज़ें आपको ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इन सब के रिलेटेड जब आप पढ़ते हैं 11th वाली NCERT उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई है। और इवन इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब 12th वाली पढ़ते हैं बुक, उसमें भी ट्रांसपोर्ट, पोर्ट डेवलपमेंट, इन सब के बारे में दिया हुआ है। NCERT का सोर्स बता रहा हूँ, बाकी जो नोट्स हैं उसमें दिए। क्या हुआ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए। कुछ याद है गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है? क्रेडिट की प्रॉब्लम थी, उसके लिए कौन सा सेक्टर है? मुद्रा योजना, उद्यम सखी महिलाओं के लिए अभी बोला था ना, और कोई पीछे कुछ बोल रहा है, बोलो। स्टार्टअप इंडिया, ये भी इसमें एक्चुअली में रोल अदा करेगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी रोल अदा करेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी, कौशल विकास, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, उत्तर प्रदेश है, दिखाओ उत्तर प्रदेश लिखा, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना होगा। डिजिटल MSME स्कीम, गूगल करो देखो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, गूगल करो तो
लिखो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। उदय मित्रा पोर्टल एक हो गया इसमें, उद्यम मित्रा पोर्टल, उद्यमी मित्रा पोर्टल, उद्यमी मित्रा पोर्टल एक पॉइंट वो हो गया। और एक पॉइंट हो गया प्राइम मिनिस्टर रोजगार गारंटी स्कीम, लोन @59 एक स्कीम और चल रही है इसकी। ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिनको आपको लिखना है सुधार में। आप कभी भी एक्चुअली एमएसएमई सेक्टर पे गवर्नमेंट क्या काम कर रही है तो इनिशिएटिव कौन कौन से सुधार स्टेप लिए गए, क्या क्या चीज़ें फोकस की गई। आपने चैलेंजेस लिखा है एमएसएमई के सामने क्या है, एमएसएमई का महत्व लिख दिया, एमएसएमई क्या है वो जान लिया और उसका योगदान क्या है जीडीपी में क्या होगा ये चीज़ें। उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना हमें पता था मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। रेलवे कौशल विकास क्या चीज? रेलवे कौशल। हाँ अब इसमें आपका इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता है क्या क्या आते हैं। ग्रीन, अच्छा ये बताइए कुछ इसमें टर्म है। ग्रीन हाईवे आपको पता है? बताओ। पेड़ लगाना चाहिए, उसे मफलर भी कहते हैं ना, ग्रीन मफलर भी कहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें पता होंगी। और एक दो टर्म है, एक होता है ग्रीन मफलर हाईवे के बीच में लगते हैं। ग्रीन जो आपने बताया मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा ये चीज़। ग्रीन मफलर में ये 4 लाइन है, इस पर मैंने ओवरऑल होलिस्टिक पढ़ा था, मैं देख लूँगा। ठीक है, हो सकता होगा तो आप कह रहे हो सही हो, मुझे ध्यान नहीं है उसके बारे में। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग और किसी भी इंडस्ट्री में दो जोन होते हैं। एक होती है सनराइज इंडस्ट्री। कुछ नोट्स क्या आपने नहीं किया? सनराइज इंडस्ट्री होती है, एक सनसेट इंडस्ट्री होती है। जब आप लोग घटना चक्र के क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आए रहे होंगे ये सब चीजें। सनराइज इंडस्ट्री और सनसेट इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री वो उद्योग होते हैं जो नए नए उद्योग बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहे होते हैं और उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे सोलर एनर्जी सेक्टर इस समय क्या है? सनराइज इंडस्ट्री है, बढ़ रहा है, इसका प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है। किस फील्ड में? ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ये भी बढ़ी है धीरे धीरे काफ़ी तेज से, इसका आगे भी प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। सनसेट इंडस्ट्रियाँ वो इंडस्ट्रीज आती हैं उसमें जिनके प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? डाउन होने लगते हैं, मतलब आगे उनकी ग्रोथ कम होने लगती है। उस सेक्टर का, उस पर्टिकुलर सेक्टर का क्या है? ग्रोथ कम होने लगता है, तो वो सनसेट क्लॉज में आते हैं। अगला इसमें है इंडस्ट्री में, एक है ग्रीन फील्ड, एक है ब्राउन फील्ड। आप लोग नाम सुनते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन भूरा, देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, भूरा नहीं कहते, उसको कुछ नाम दिए हैं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट
दो तरह के तीन तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो गए, ब्राउन फील्ड मेनली। तो देखो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं नया डेवलपमेंट, हरित नहीं, इसीलिए लिखा रहा हूं, मुझे पता हुआ आप हरित समझेंगे। जैसे ये पूरी बिल्डिंग ना बनी हो, ठीक है, यहाँ पे नई बिल्डिंग बना रही है, इसे क्या कहेंगे? ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड क्या होगा? कोई कॉन्ट्रैक्टर इस बिल्डिंग को बना रहा था, आधा अधूरा बनाया, या हो सकता पहले रनिंग रही हो बिल्डिंग, फिर बाद में नहीं काम कर रही हो, इसमें कोई मेंटेनेंस करके, या आधा अधूरा प्रोजेक्ट बीच में कोई छोड़ के चला गया, या नहीं प्रॉफिटेबल लगा किसी को, तो दूसरी कंपनी को अलॉट किया गया कि वो आके इस पे काम करना आगे स्टार्ट की, इसको प्रॉफिटेबल बनाती है। समझे आप? तो वो हो गया ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। कई शुगर मिलों को वापस चालू किया जाता है ना, बीच में बंद पड़ी रहती हैं, तो किस में आते हैं? वो ब्राउन फील्ड में आएंगे। ग्रीन फील्ड कई देखोगे, कई सुनने आते होंगे, कई एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड है, कई ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नया क्रिएट किया जा रहा है। ब्राउन फील्ड जो पहले से एयरपोर्ट डेवलप है, उसमें ही मेंटेनेंस करके और सुविधाओं का विस्तार करके चीजें सुधार कर बढ़ाया जाता है। दिखती ही नहीं हो 1.5 करोड़ का, तो क्या मान है आपका? वंदना क्या? कोई बात नहीं। ठीक, ये हो गया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ये सब एक्चुअली में आपको बार बार मेंस में लिखने के काम आएगा। सनराइज सनसेट इंडस्ट्री कौन सी है, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कौन से हैं, ये सब चीज़ें एक्चुअली में आप देखेंगे आपके जब न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे, वैसे तो पढ़ते नहीं है कोई, कौन कौन पढ़ता है न्यूज़पेपर? कोई न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ते होगे? अच्छा, पढ़ते हो? पॉलिटिक्स पढ़ते हैं वही। अच्छा, पढ़ते ही नहीं? पढ़ते हैं। पढ़ते हो? कौन सा? हिंदुस्तान। अच्छा, हिंदुस्तान पढ़ते हो। मत पढ़ा करो एक वो पेपर क्या कहते हैं, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ो, अगर एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ो, राष्ट्रीय संस्करण पढ़ो हिंदी में, मैं हिंदी वाले पेपर। और कुछ आर्टिकल वगैरह जनसत्ता के भी अच्छे रहते हैं, इकोनॉमिक वगैरह के, आप वो सब देख सकते हो। हिंदुस्तान या दैनिक जागरण में तो ऐसा कुछ आता नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल, कभी कभार, क्योंकि ये सब मास पब्लिक को बेस बनाती है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या बचा आपके एनर्जी वाले? रेलवे हो गया, रेलवे सेफ्टी। अच्छा, रेलवे सेफ्टी और इन सब के रिलेटेड जो कमेटियां हैं ना, जो नोट्स में दी हैं, वो याद रखिएगा ऑलवेज। वो सब प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। ये सब सिर्फ मेंस पर्पज से नहीं है, प्रीलिम्स मेंस दोनों जगह पूछे जा सकते हैं, किसका कितना योगदान है। रेलवे में आपको मॉडर्नाइजेशन पता है, कोचेज का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है ना, LHB कोचेज ये सब बनाए जा रहे हैं, नई नई ट्रेनें आ रही हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉरिडोर बनाए, इंडस्ट्री कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, और स्पीड बढ़ाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनें, जैसे कौन सी, वंदे भारत है, यस, और मेट्रो रेल आपके सिटी वाले के लिए हो गया, बुलेट ट्रेन। ये सब एग्जाम्पल आप दिमाग में फटाफट याद रखेंगे तो जितना ज़्यादा आपके डायमेंशंस ओपन रहेंगे उतनी अच्छी इकोनॉमी के आंसर्स होंगे आपके। और विद एग्जाम्पल्स आप कोई स्टेटमेंट दिए कि अगर ये GDP ग्रोथ इतना होगा, तो आप उसके साथ दीजिए कि हाँ इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार MSME, जैसे हम बोलते नहीं हैं कि लगभग मैन्युफैक्चरिंग का इतना पार्ट हमारी GDP में है, किसके अकॉर्डिंग, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। मेंस के आंसर लिखते समय कई बार आप देखे होंगे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो 4, 5, 10 साल के GDP डाटा उठा के कह रहे हैं कि कोई ग्राफ बनाते हैं, कहते हैं उसका ग्रोथ हमेशा स्टेडी ग्रोथ है या फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ है।
ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। तो वो सब इकोनॉमिक सर्वे में डाटा जब आता है, इकोनॉमिक सर्वे में ये बात लिखी होती है उस साल के। जिस साल वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वहाँ पे देखोगे स्पेशल फोकस रहेंगे, देखोगे आप लोग तो कि उस साल एक्चुअली वो कितने साल के ट्रेंड उन्होंने देखे हैं। अगर 10 साल के ट्रेंड के स्टेडी ग्रोथ की गई है, स्टेडी ग्रोथ क्या होगा, ग्राफ ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ जाएगा। अगर फ्लक्चुएटिंग होगा, किसी साल कम, अगर टाइम इस पे है, जीडीपी ये है, तो किसी साल कम, किसी साल ज़्यादा, फिर डाउन, फिर ऐसे जाएगा ना। और जिसका स्टेडी ग्रोथ होगा वो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अच्छा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पढ़ाए थे ना, वो देखो कॉपी पलटना चालू कर दी। जीडीपी जीएनपी में अंतर कौन बताएगा हमें? हमने आप लोगों से कहा था ना, बीच बीच में पूछा करेंगे हम। स्टार्टिंग से सब्जेक्ट पढ़ के आइए चैप्टर, और आज बताए हुए 1 हफ्ते हो गए, और पीछे के अब तक तो सारे चैप्टर खत्म होने चाहिए थे। कल टेस्ट है आप लोगों का, और बताओ जीडीपी जीएनपी में अंतर नहीं पता आप लोगों, क्रीपिंग इन्फ्लेशन नहीं पता, आप तो ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। क्यों मार्केट प्राइस में जीडीपी कैलकुलेट नहीं होती है? दोनों इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कैलकुलेट होती हैं। इनकम वहाँ से भी जो आती है वो भी कैलकुलेट होती है। रेमिटेंसेस जीडीपी में मेनली है टेरिटोरियल के अंदर, टेरिटरी के, आपकी टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी जो वैल्यू होगी वो जीडीपी में काउंट होगी। अभी हमारे यहाँ मार्केट प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, मार्केट रेट पे। अच्छा ये बताओ, सीपीआई में गुड्स सिर्फ इंक्लूड करते हैं कि सर्विसेज भी? सीपीआई पता ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका बास्केट होता है ना, उसी के बेसिस पे तो इन्फ्लेशन डिसाइड करते हैं। उसमें सिर्फ गुड्स होता है या सिर्फ सर्विसेज होती है या दोनों होता है? तुक्का मत मारना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पता है ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। गुड्स मतलब सामान, सिर्फ सामान होता है कि सर्विस सेवाएं भी होती हैं, या सिर्फ सेवाएं होती हैं? बताओ, इतने आसान क्वेश्चन गलत करके आओगे तुम लोग, क्या होगा भाई? इसमें क्या दिमाग लगाना है यार, पढ़े ही नहीं तो मतलब पढ़ते ही नहीं, क्या करोगे? उसके कहोगे इकॉनमी नहीं आती है। यार आप लोग रेगुलर क्लास लेने वाले बच्चे हो, रिवाइज, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आप, वैसे इतने ज़्यादा टाइप के आंसर। गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आते हैं, ठीक है, दोनों रहते हैं। ये सब क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं, बट पढ़ते रहो, बार बार चीज़ें रिवाइज करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते रहो, तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किस चीज़ का करता है? इंपोर्ट, आयात, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चे तेल का, हाँ, और एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उत्पाद। इसीलिए हमने तुमको बार बार फोकस कराया। तो लोग इतना टोकते रहते हैं तो वो चीज़ें याद होनी चाहिए यार, बार बार बोल के देखिए, बार बार क्वेश्चन नहीं करोगे तो भूल जाओगे सब। और अभी चीज़ें थोड़ा मेहनत कर दोगे साथ में, तो चीज़ें क्या होंगी, जल्दी रिकवर हो जाएंगी। अभी जो हम क्लास में बैठ के पढ़ाते हैं, यहाँ पढ़ाने के बाद जब आप पढ़ते हो तो आप तेज़ी से पढ़ते हो, आसान होता आपके लिए कवर करना।
आप वैसे किताब खोल के नहीं पढ़ते, ये तो हमें भी पता है, लेकिन आप यहाँ से जाने के बाद आधे एक घंटे पढ़ लेंगे तो इतने में चीज़ें कवर हो जाएंगी, हो जाती है ना। अभी बाकी चीज़ें देखेंगे कल क्लास में, जो भी होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बचे हैं इसमें, बाकी कल कुछ क्वेश्चंस देख लें क्या, क्योंकि कल आप लोगों का टेस्ट भी हमारी क्लास के बाद। आपकी लिखी है नेट आपकी लिखी है। सर बच्चे